हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आज नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, वो भी अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइट का व्यवस्था अच्छा से है नहीं, और वैसे में तो वीडियो में सामने आके वीडियो में अपलोड अपलोड करता नहीं हूँ, बनाता नहीं हूँ अभी तक। एक या दो ही वीडियो अपलोड हुए हैं, तो लेकिन आज मैं सोचा कि अभी मैं वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराऊं वो मैं आपको फेस दिखा के वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में था कि ये सर आप सामने से नहीं बताते हैं तो अब सामने आके पढ़ाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि सामने से ही वीडियो को आके रिकॉर्डिंग किया जाए और बताया जाए। जैसे मैं घर पे ही हूँ और घर पर से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। कल से ऑफिस में बैठ के अगला क्लास जो आएगा ऑफिस में बैठ के ये किया जाएगा। तो जितने भी व्यक्ति सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैं कल यानी 5 दिसंबर से आपका कंटिन्यू मैराथन क्लासेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। डेली के डेली 8 बजे रात में डेली के डेली एक एक मैराथन सेशन चलेगा। उसका मैं परफेक्टस में डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग चालू करेंगे हिंदी पैरागोजी से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें विथ क्वेश्चन मैराथन क्लासेस चलेगा। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल RP सिटी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि मैंने जितने भी कंटेंट लिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और ये जैसे मैं भी एक सीटेट क्वालिफाइड हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 मेरा क्लियर हो चुका है। और लगभग आप लोगों के प्यार से साल भर के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरे वीडियो को लाइक भी करते हैं, कंटेंट भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चैनल पर अगर नए भी हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, ताकि उन्हें भी लाभ पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है ना, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भाषा अधिगम एवं अर्जन। पहला चैप्टर हमारा जो है, और हिंदी पेडागोजी का पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वो है भाषा अधिगम एवं अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग एवं इक्वेशन ये है। चलिए जानते हैं क्या आखिर ये है क्या। ये सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन देखिए क्या है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा अर्जन हमारा है क्या। भाषा अर्जन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन से मतलब क्या समझना है कि अर्जित करना। तो भाषा एक ऐसा चीज़ है जिसे बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने वातावरण के अनुसार पर्यावरण के अनुसार वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर उसको खींच लेते हैं यानी सीख लेते हैं। उसी के अंतर्गत अब वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, या परिवार जो होता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें रह के अपने भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। जिस तरह से आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, फिगर में ये क्या कर रहे हैं, फिगर में बच्चे ये एक दूसरे से सीख रहे हैं, भाषा को अर्जित कर रहे हैं कि वो कौन सा भाषा बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उस चीज़ को ये अर्जित कर रहे हैं। तो आपको ये भाषा अर्जन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है। पूरी मैराथन क्लासेस हम लोग इसमें देखेंगे, और आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि इससे ज़्यादा सीटेड टॉपिक में हिंदी पेडागोजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं टॉपिक कराते चल रहा हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चलूँगा। तो एक ये सिर्फ मैराथन आप देख लीजिएगा। तो हिंदी पेडागोजी जहाँ तक मुझे लगता है कि 15 में 15 जो है, उसमें से आउट ऑफ 15 आउट ऑफ 12 तो आप ज़रूर कंप्लीट कर पाइएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और आराम से इसको देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि भाषा वह दूसरों को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। इसमें क्या है, भाषा जो होता है ये ना दूसरे को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। जैसे परिवार में अगर कोई गाली दे दिया तो छोटा बच्चा जो है ना वो गाली देना सीख जाएगा। तो वो दूसरे को अनुकरण करके क्या करता है, भाषा को सीखता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह
एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे भाषा अर्जन जो होता है ना, तो दूसरों को देख के सीखा जाता है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होता है। आप याद रखेंगे, प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होता, और इसमें हम लोग को औपचारिक साधन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, औपचारिक उसी को बोलते हैं। ये इस तरह से क्या होता है, यानी वो तो अनुकरण, यानी परिवार में कोई चीज़ कोई बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको देख के वो क्या किया, सीख लिया, उसको अनुकरण बोला जाता है। तो इसमें औपचारिक संसाधन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, साधन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। तो इस तरह से, इस प्रकार से ये क्या होता है, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब इससे महत्वपूर्ण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या है जो सीटेट में आपके डायरेक्ट उठा के यहाँ से पॉइंट को आपको पूछा जाता है। वो देखिए, भाषा अर्जन अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो लिखा हुआ है, देखिएगा। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होता है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कैसे सहज कैसे होगा, क्योंकि वो जिस फैमिली में रहता है वो आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसकी भाषा जो होती है क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो भोजपुरी भाषा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं भोजपुरी भाषा को आसानी से सीख सकता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा मेरा है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। सीटेट में यहाँ से पॉइंट उठा के डायरेक्ट एजेटी जी पॉइंट उठा के ये दे देता है। नेक्स्ट है कि इसमें किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। चीज़ याद रखेंगे कि भाषा अर्जन में हमें किसी भी व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हमें व्याकरण की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा होती है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो है कि भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि भाषा हम जो भी अर्जन करते हैं उसमें परिवार व समाज का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। तो सीटेट में डायरेक्ट उठा के पूछ सकता है कि भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा महत्व सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है, तो वो परिवार को एवं समाज को, सोसाइटी को, फैमिली को दिया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें आप देखिए, आगे अभी भाषा अर्जन खत्म हुआ, अब अगला पॉइंट जो है वो है भाषा अधिगम। अगला पॉइंट क्या है, भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम को देखते हैं कि क्या है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हमें औपचारिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख रहे होंगे, औपचारिक साधन का प्रयोग करता है। और भाषा अधिगम जो होता है ना, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा अर्जन में हम लोग क्या कर रहे थे, नियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब हुआ सीखना, भाषा अर्जन का मतलब हुआ अनुकरण करके सीखना। दोनों का मतलब सीखना ही हुआ, लेकिन ये इसमें साधन का प्रयोग करेंगे, उसमें साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भाषा अधिगम में क्या होता है, इसमें औपचारिक साधन का प्रयोग हम लोग करते हैं, और इसमें जब औपचारिक साधन का प्रयोग करेंगे तो नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाषा अधिगम से संबंधित क्या क्या तथ्य है वो जानेंगे। तो भाषा अधिगम से विद्यालय में प्रारंभ होता है, भाषा अधिगम। और जैसे बताया कि भाषा अर्जन जो होता है कहाँ से, परिवार से, समाज से वो होता है, वह तैयार हो जाता है। समाज से बच्चा भाषा को इनकरेज करके सीख लेता है, इंटरकरेक्ट करता है और सीख लेता है। लेकिन इसमें भाषा अधिगम जो होता है उसके लिए उसको विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है, यानी संसाधन, औपचारिक संसाधन की ज़रूरत पड़ी। तो वो भाषा विद्यालय में, विद्यालय से भाषा अधिगम जो होता है विद्यालय से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, जबकि वहाँ पे वो अनुकरण करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। तो प्रयास करना इसको पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। और वहाँ पे किसकी भूमिका रहती है, समाज की और परिवार की भूमिका रहती है। और जबकि भाषा अधिगम में शिक्षक की, विद्यालय की और शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, विद्यालय, इस सारी चीज़ की भूमिका रहती है। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से आप कोई भी पॉइंट आएगा तो आई होप आप वो छोड़ेंगे नहीं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ही देंगे, इस पे क्वेश्चन समझ लेंगे तो ये समझ में आते चलेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, सीटेट हमारा जो होता है ना, सीटेट हमारा जो होता है वो नहीं है। इस पॉइंट पे क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा फंसाता है। और जब से सीटेट ऑनलाइन हुआ है,
यानी सीबीटी मोड जब से हुआ है तब से ऐसे ही पेपर आते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अध्ययन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। जी, उसमें क्षेत्रीय भाषा था तो ये उसको क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये करते हैं। अब उसके बाद से भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में ही बनती है। ठीक है, अनेक तरह के विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग आते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आते हैं और विभिन्न भाषाओं को वो सोचते हैं। अगला है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये भी पॉइंट सही है। तो हमारा 3 पॉइंट जो है वो सही है, लेकिन यहाँ बच क्या गया, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेते हैं। जब उसमें व्याकरण का सहारा लेते हैं तो अनुवाद का सहारा तो जरूर लेंगे। हमसे पूछा नेगेटिव था और यहाँ पे हमें भी नेगेटिव पॉइंट मिल गया। अतः हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ नहीं होगा। हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। तो पहला ऑप्शन है भाषा की जटिलताएं, दूसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, क्या भाषा की लिखित आकलन है, क्या भाषा का उपवेद परिवेश है। तो देखिए भाषा की इसमें हम देखते हैं तो भाषा की जटिल संस्था ये तो हो सकता है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ये भी हो सकता है। अंतर पूछा है मुख्य आधार क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा का लिखित आकलन। देखिए आकलन से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पाठ्य पुस्तक से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। भाषा का मुख्य अर्जित करने में जो मुख्य आधार होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा का परिवेश आखिर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, भाषा को ऑब्जर्व करेगा, सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। Excuse me, boss. You have a text message. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की, अब देखिए भाषा को वाइगोत्स्की के अनुसार ये सभी ने भाषा को क्या किया है, अलग अलग रूप से माना है। तो वाइगोत्स्की क्या मानते थे भाषा को, वो देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। जैसे वाइगोत्स्की साहब थे, ये देखिए चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, चाहे मैथ पेडागोजी हो, वाइगोत्स्की भाषा का जहाँ बात आ जाएगा वहाँ पे वाइगोत्स्की, पियाजे और चमोस्की ये आते रहते हैं। तो वाइगोत्स्की का कहना क्या था, वाइगोत्स्की का कथन क्या था ये जान लीजिए। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चों जो भाषा सीखते हैं वो समाज के साथ संपर्क से ही क्या करते हैं, वो सीखते हैं। वो वाइगोत्स्की के अनुसार कहते थे। अब पियाजे के अनुसार क्या होता था, पियाजे बताते थे कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। और इन्होंने बताया था कि भाषा जो होता है ना संज्ञानात्मक, यानी दिमाग से जो भी थॉट निकलता है वो अंतःक्रिया करता है समाज से, और समाज से अंतःक्रिया करके यानी उसके माध्यम से क्या करता है, भाषा को विकसित करता है। अब इसके आगे देखते हैं चमस्की के अनुसार क्या है। तो चमस्की बताए थे कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। इनके अनुसार भाषा जो था ना वो काफ़ी चेंज हो चुका था, भाषा ये काफ़ी महत्व दिए। इन्होंने बोला कि नहीं, बच्चा जो होता है ना उसमें भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात से होती है, यानी जब से वो जन्म लिया तब से ही वो भाषा को सीखना क्या किया, स्टार्ट कर दिया, वहीं से स्टार्ट होता है। और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। जब वो जन्म लेता है तो उसी के साथ वो पैदा ही होता है, शक्ति के साथ ही पैदा होता है, इन भाषा को वो पहचान सकता है। तो ये चमस्की के अनुसार था। जबकि वाइगोत्स्की क्या बताए थे, जबकि वाइगोत्स्की ने बताया था कि वो समाज के साथ संपर्क में रहेगा तब होगा, और जबकि पियाजे ने बताया था कि वो समाज से इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा तब जाके वो सीखेगा। अब आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन आ गया, इस पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसी तरह से समझते चलेंगे, आपका क्वेश्चन और कंटेंट दोनों क्या होते चलेंगे, क्लियर होते चलेंगे। तो देखिए चमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। अभी चमस्की के बारे में पढ़ें तो बच्चों में भाषा सीखने की सभी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है,
बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 चीज़ें जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टैग वर्ड का काम करता है आपका हिंदी में। जैसे सीमित हो गया, सीमित अगर आ गया तो बच्चा इस पे काम करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं तो वो चाइल्ड पे आधारित होता है, बच्चे पे आधारित होता है। तो सीमित एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, आपकी याद रखें। टैग वर्ड का भी मैं वीडियो बना के अलग से सेपरेट से वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। और उसके बाद से बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बच्चे क्लास को 5 तक व्याकरण सिखाया नहीं जाता, उसको व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 6 to 8 में उच्च प्राथमिक में जाएगा तब उससे इसकी ज़रूरत पड़ती। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी नेगेटिव पॉइंट होगा। और फिर कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट, ये तीनों आंसर कट गया। जबकि अभी पढ़े कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो हमारा पहला आंसर ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की किस पर सबसे अधिक बल दिए थे। अभी वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ें, ये किस पे दिए थे। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, और देखते हैं समाज में होने वाले भाषा के प्रयोग पर, और देखते हैं परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और देखते हैं कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। चारों ऑप्शन हमने देख लिया। ये देखें, कक्षा में बोली जाने वाली पे तो नहीं ध्यान दिए थे, फिर परिवार में भी नहीं ध्यान दिए थे, फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर ही सिर्फ भाषा सीमित नहीं है, वो समाज से भी जुड़ा हुआ है, परिवार से भी जुड़ा हुआ है, विद्यालय से भी जुड़ा हुआ है, सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यहाँ पूछ रहा है कि अहम केंद्रित यानी जो बच्चा खुद से बात कर रहा है, और खुद से बात करते हुए क्या कर रहा है, खुद से बात करते हुए वो संकल्पना के साथ घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ा है। इसमें वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक का नाम दिया है चॉम्स्की थे, दूसरा पियाजे थे, तीसरा स्किनर थे, चौथा वाइगोत्स्की थे। तो वाइगोत्स्की तो समाज से बताए थे, स्किनर बताए थे अनुकरण करके, और चॉम्स्की जो बताए थे वो बताए थे कि नहीं वो जन्मजात होता है। तो हमारा ये तीनों शायद नहीं होंगे। इसमें नेक्स्ट अहम केंद्रित जो आता है वो पियाजे के अंतर्गत आता है। पियाजे अहम केंद्रित जहाँ भी आ जाएगा आप समझ लेंगे कि पियाजे इनसे जुड़े हुए हैं। तो जीन पियाजे साहब ने ये दिया था। अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे, छठवां क्वेश्चन जो है वो है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किसके संबंध से है। भाषा इसमें जो बताए थे कि किसने बताया था कि अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। पियाजे बताए थे, चॉम्स्की बताए थे, वाइगोत्स्की बताए थे। जब भी बताया कि वाइगोत्स्की बताए थे, ये जहाँ भी वाइगोत्स्की आएंगे ये क्या किससे बताए थे, समाज से बताए थे, सोशल से बताए थे। चॉम्स्की क्या बताए थे कि ये जन्मजात क्षमता होती है, वो जन्म से ही क्या करता है, जन्मजात होता है। और ये क्या बताए थे, संवेदनात्मक से बताए थे। पियाजे जो थे संवेदनात्मक से बताए थे। तो हमारे स्किनर साहब जो थे ना, यही क्या स्किनर ही बताए थे कि ना भाषा जो सीखा जाता है अनुकरण के माध्यम से वो स्किनर के द्वारा बताया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा कौशल। अगला पॉइंट इसमें है कि भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, ये क्या है। तो देखिए, ये भाषा कौशल जो होता है मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल, 2 तरह के होते हैं। और भाषा को मुख्य रूप से भाषा कौशल को देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। एक होता है वाचन, दूसरा होता है श्रवण, तीसरा होता है लेखन, और चौथा होता है पठन। जिसमें हम वाचन को यानी बोलने और लिखने को हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, और सुनने और पढ़ने को बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन आते हैं, उनसे कौन आते हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोलना और लिखना आता है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत, और सुनना और पढ़ना जो होता है वो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, वो है सुब्बोपाली।
यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबह पाली से आप इसको याद कर सकते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। भाषा कौशल ये पढ़ चुके थे। अब भाषा कौशल में ही है कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल, इसी में आगे देखेंगे कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यानी भाषा, ये पॉइंट आपका ज्यों का त्यों उठा के देता है कि भाषा शिक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसमें जो चारों आपके कौशल जो थे, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, यानी शुभोपाली, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। और भाषा देखिए, भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। इसका सीक्वेंस कोई नहीं है कि पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे फिर लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे, नहीं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। उसका कोई सीक्वेंस नहीं है भाषा का। वो क्रम से नहीं सीखा जाता है लेकिन एक साथ सीखा जाता है। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सुन भी रहे हैं, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखिए PDF पे राइट भी कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो भाषा हम लोग सीख ही रहा है। तो भाषा क्रम से नहीं सीखा जाता। इसमें बच्चा एक साथ चारों को कर सकता है, देख भी सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। चारों चीज़ एक साथ कर सकता है, स्वपाल एक साथ कर सकता है। तो चारों कौशल जो होते हैं एक परस्पर संबंधित होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है और फिर ये इसमें बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकता है, सुनने के साथ साथ बोल भी सकता है। तो चारों साथ में होता है। आइए अब इसमें देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षक रिमाइडियल टीचिंग क्या है, इसको जानेंगे। उपचारात्मक शिक्षा निर्देशात्मक परीक्षा के बाद आता है क्योंकि नैदानिक परीक्षा के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षक द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, उपचारात्मक और निर्देशात्मक शिक्षण जो होते हैं मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उपचारात्मक, एक होते हैं निर्देशात्मक, एक होता है रिमाइडियल। तो रिमाइडियल को हम जब समझ पाएंगे जब निर्देशात्मक परीक्षा कर लेंगे, उसमें जो भी समस्याएं आएंगी, उसमें जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, तो कठिनाइयों को उसको क्या करेंगे, पहले कठिनाई की जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसमें क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ को। और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद से हम क्या करेंगे, उसके द्वारा उसका उपचार करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये उपचारात्मक शिक्षक आपका है। आगे देखेंगे और इसी पे क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षक पे क्वेश्चन क्या क्या। देखिए, उपचारात्मक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, किस पे करती है ये जानेंगे। समय व अवधि पर, भाषिक नियम ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षक सामग्री पर या समस्याओं के कारण सही पहचान पर। तो देखिए, हमारा इसमें 3 ऑप्शन जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है उपचारात्मक शिक्षक के लिए। सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर कोई ज़रूरत नहीं है, समय की अवधि पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी ये है कि समस्या क्या है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं जानेंगे तब तक उसका उपचार हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, सबसे ज़्यादा निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ शिक्षा विधि है, उसको हम लाइन बाय लाइन जानेंगे कि शिक्षा विधि क्या है। अगला पॉइंट हमारा, अगला टॉपिक जो है वो है शिक्षा विधि। शिक्षा विधि में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रत्यक्ष विधि। इसको जानते चलेंगे कि है क्या। तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष का मतलब आप जैसे मुझे आप सीधे के सीधे देख रहे हैं और PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा फेस आप देख रहा है, तो इसको प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। जिसमें उससे कुछ भी ना छिपा, बच्चे को कुछ भी ना छिपाया जाए, वैसी विधि जिसमें बच्चे से कुछ भी ना छिपे, बच्चे डायरेक्ट क्या करें उस चीज़ को देख पाएँ। प्रत्यक्ष रूप से मतलब साफ रूप से एकदम वो दृष्टि से अपने देख पाएँ, उसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। आप समझे होंगे। अगला है आगमन विधि। आगमन नाम से ही देखेंगे, आगमन पहले आएगा उसके बाद से वो गमन करेगा। यानी आगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यानी पहले बच्चा को उदाहरण बता दिया जाता है, फिर उसको नियम बताया जाता है। जैसे हमको अगर त्रिभुज बताना तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, त्रिभुज बना देंगे। इस तरह से कहेंगे कि ये कितने इसमें भुज है, तो बताएगा कि इसमें 3 भुज है, 3 भुज से घिरी हुई आकृति है,
तब उसे हम बताएंगे कि ये त्रिभुज है, फिर इससे बताएंगे कि इसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी उसे उदाहरण से समझाते हुए किस पे लगा, नियम पे लगा। तो इस तरह से ये आगमन विधि होता है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है, याद रखिएगा। आगमन विधि क्वेश्चन आता है। अगला है निगमन विधि, उसका उल्टा कर देंगे। नियम से अब ये नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी वैसा विधि जिसमें पहले नियम आता है फिर उदाहरण बताया जाता है। यानी जैसे न्यूटन का लॉ हम बता दिए, न्यूटन का प्रथम लॉ बता दिए और फिर उस पर एग्जाम्पल बताए, तो उसको निगमन विधि कहेंगे। अगला देखते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब ही आप जान चुके हैं कि अनुकरण का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। तो यानी इसमें वैसा विधि है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करके, यानी किसी चीज़ को देख के वो क्या करते हैं, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके उस चीज़ को अपने अंदर सीख लेंगे। तो अनुकरण विधि एक ही होता है, इसमें कॉपी करके देखते हैं। अगला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, प्रोफेसर जैसे होते हैं, जैसे मैं आपको गए कोई टॉपिक लिए, टॉपिक को व्याख्यान कर दिया, यानी पूरा विस्तारित रूप में बता दिए, उसको हम लोग बोलते हैं व्याख्यान विधि। अगला पॉइंट हमारा जो है विधि जो है वह भाषा संसर्ग विधि। संसर्ग का मतलब क्या है, भाषा से रिलेटेड करके, यानी वैसी विधि जिसमें हम लोग भाषा को क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, भाषा से जोड़ देते हैं, उसके मातृभाषा से जोड़ के तब बताते हैं, वो विधि भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। अगला देखेंगे पॉइंट इसमें, इस पर क्वेश्चन है कि राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह बच्चों के संबंधी क्वेश्चन इसमें, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है और वो बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है। देखिए राधिका क्या करती है, 7वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही है, वो बच्चों को पहले नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, यानी उसे पहले क्या कर दी, उदाहरण दे दी, नाम बता दी। उसके बाद से फिर संज्ञा के बारे में समझाती है, फिर संज्ञा के बारे में बताती है कि ये संज्ञा है। तो राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी विधि है, जैसे अभी बताया मैंने कि जब वो पहले उदाहरण बताया जाएगा उसके बाद से नियम की तरफ बढ़ा जाएगा तो उसको हम लोग आगमन विधि कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि भाषा संसर्ग विधि, ये नहीं होगा। निगमन विधि, ये भी नहीं होगा। सूत्र विधि, ये भी नहीं होगा। आगमन विधि, जी हमारा राइट आंसर जो होगा आगमन विधि ही होगा। तो राइट आंसर हमारा आगमन विधि हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा के सीखने में सहायक होती है। इसमें बोला है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए, यानी बीच में रखकर बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है, उसके बगैर भी वो सहायक हो जाता है। कौन सी विधि है, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ये नहीं, तीन तो ये नहीं होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में बच्चा देखेगा उसको तो बिना बताए वो क्या करेगा, आसानी से उसको वो सीख सकता है, तो प्रत्यक्ष विधि ये होगा। अगला क्वेश्चन इसी में सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला देखिए, अगला बहुत ही उत्तम टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हिंदी पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी देखेंगे इसमें मैराथन कम से कम आपका 1.5 घंटे का होगा और पूरी हिंदी का निचोड़, पेडागोजी का जितना भी निचोड़ है वो काफ़ी इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन समेत ही कंप्लीट हो जाएगा। ये एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद से आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर हिंदी का पेडागोजी 15 में से 12-13 तो जरूर आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बहुभाषिकता। नाम से ही पता चलेगा कक्षा में बहुभाषिकता संसाधन के रूप में, बहुभाषिकता जो होता है वो कक्षा में संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे, इसको देखते हैं। बहुभाषिकता का मतलब बहुत से भाषाओं को एक साथ लाना। कक्ष में इसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्या संसाधन के रूप में इसको कैसे उपयोग करते हैं वो देखते हैं। देखेंगे अगला इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। सबसे पहला बात है कि बहुभाषिकता यानी अलग अलग भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, फिर हिंदी, इंग्लिश इत्यादि से बच्चे जो आते हैं तो इसमें शब्द भंडार की जो होती है वो वृद्धि होती है भाषिकता से, और बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। और इसमें बच्चे रहते हैं तो अपने मौखिक भाषा में, मातृभाषा जो होता है उनका, उसमें अपने विचारों को आसानी से क्या कर पाते हैं, रख पाते हैं।
और मौखिक कौशल इनका मुँह से जो होता है वो बातों को वो उसका विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बहुभाषिक से। यही कक्षा कक्ष में क्या है इसका महत्वपूर्ण बात है। एक तो अपने मातृभाषा से क्या करेंगे, सहज रूप से व्यक्त कर देंगे, यानी अपनी बातों को आसानी से कर देंगे बिना डरे हिचके, और शब्द भंडार में भी वृद्धि हो रहा है और मौखिक कौशल का भी विकास हो रहा है। इस तरह से बहुभाषिक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कक्षा के लिए, कक्षा कक्ष के लिए। फिगर में भी आप देख सकते हैं। और इसमें आगे कह रहा है कि बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों को स्तर बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुभाषिक जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये जितने हैं सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप याद रखेंगे। सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धि, सामाजिक संज्ञानात्मक वृद्धि, ये सब क्या करती है, ये संसाधन को बहुभाषिक को क्या करती है, बढ़ाती है, और संसाधन के रूप में ये विद्यालयों में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। अनेक अनेक भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। अगला देखेंगे इसी पे क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अभी 11 क्वेश्चन भी आपका हो गया और कम से कम 4 या 5 टॉपिक भी आपके क्लियर होते चल रहे हैं। देखेंगे अगला कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देंगे, यहाँ पे नहीं है पूछा हुआ है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। भाषागत विविधता एक समस्या है। देखिए भाषागत विविधता एक समस्या तो है नहीं, ये तो अच्छी बात है। और भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, और ये करेक्ट भारत नहीं है पूछा है, ये करेक्ट भारत भाषा की एक चुनौती है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है, ये तो सही है। बहुभाषिकता बच्चे की असमता का निर्माण करती है। असीमता, देखिए यहाँ पे पॉइंट जो आ गया वो आ गया असीमता, यानी नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और सॉरी, हाँ ये तो करती है बहुभाषिकता असीमता का निर्माण करती है, इसमें समस्या नहीं होगा। भाषा में समस्या कहाँ आ जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है, हमसे पूछा ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में है कि सिखाने की निश्चित अवधि के बाद वास्तविक उपलब्धि को स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपका पॉइंट आ गया मूल्यांकन। पॉइंट थोड़े इधर उधर हो चुके हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन अब पॉइंट आ गया, तो सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, जैसे 6 महीना पे सेमेस्टर वाइज होता है, कितना हम सिखाए हैं, तो बच्चे को जानना, बच्चे के लिए हम कितना सिखाए हैं। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं कि पहले मूल्यांकन है क्या। सॉरी, यहाँ से है मूल्यांकन। PDF इधर उधर हो चुका है। जितने भी PDF PPT जितने तैयार किया है उसे ये छूट गया है, वो अभी नए नए हैं, इस वजह से। देखिए मूल्यांकन, नहीं तो मैं ही अपने से ही PPT तैयार करता था, लेकिन अभी PPT दूसरे कोई तैयार करते हैं, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इस वजह से। तो देखिए इसमें है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, जब वो पढ़ लिया उसके बाद से मूल्यांकन क्या है ये समझना जरूरी है। तो सीखने सिखाने के एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मतलब एग्जाम होता है समरेटिव और फॉर्मेटिव एग्जाम, यानी टेस्ट लेना कि उसको हम कितना पढ़ा है, वो कितना ऑब्जर्व किया, उसका मूल्यांकन करना। एक अवधि के बाद बच्चों को उसकी उपलब्धि स्तर को हम लोग जांचते हैं, उसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। पठन पाठन हो रहा है, जब तक मूल्यांकन नहीं होता है तो वो हिस्सा नहीं है। इसलिए मूल्यांकन जो होता है ना, पठन पाठन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और ये निरंतर चलता रहता है। जिस तरह से भाषा निरंतर चलते रहता है, इस विकास निरंतर चलते रहता है, ठीक उसी तरह से ये मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलते रहता है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन का मतलब जो होता है हमारा, आकलन का मतलब जो होता है उसका आकलन ही हुआ या मूल्यांकन, दोनों का उद्देश्य हमारा एक ही होता है कि वो उसमें अधिगम का मापन करना होता है कि कितना वो सीख पाया है, और उसकी अनुभूति को हम लोग जानते हैं कि वो कितना उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाया है। अब मूल्यांकन आप समझे होंगे। अब मूल्यांकन जो होता है, देखिए यही चीज़ है, इधर हो गया है मूल्यांकन, आप समझ गए। अब देखिए आकलन, इसमें देखेंगे पहले कि आकलन क्या है। तो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन हम लोग जो करते हैं मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। मूल्यांकन में एक अवधि के बाद से उसका एग्जाम होता है, लेकिन आकलन करेंगे अब उसके बाद से, तो मूल्यांकन करने के लिए ही किया जाता है।
तो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो होता है ना, हम जैसे कॉपी चेक किए या टेस्ट लिए तो उसी में हम उसको आंक लेंगे कि बच्चे को क्या अधिगम प्राप्त कर लिया, क्या नहीं किया, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो ये होता है। तो आकलन मूल्यांकन के दौरान आने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? एक संक्षिप्त यानी छोटा सा प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। पहले हम आकलन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। तो आकलन जो हो गया छोटा सा रूप हो गया एकदम, और मूल्यांकन जो हो गया वो बड़ा सा रूप हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, बच्चों की भाषा आकलन के लिए उचित तरीके क्या क्या हैं। अब ये तरीके हम जान लेते हैं। आकलन क्यों जरूरत है ये जान लिए, अब उसके तरीके जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवसर देना। ये अवसर देना जहाँ पे आपको दिखाई दे दिया भाषा प्रयोग में, ये आप समझ लीजिए कि टैग वर्ड है, और यहाँ से अवसर अगर आप देख लिए तो इसको टिक मार दीजिएगा, 100% आपका वो सही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को अवसर देना, आकलन का मतलब हुआ कि उसको अवसर दें कि वो भाषा सीखे विभिन्न संदर्भ में, चाहे किसी भी वो फील्ड में हो। अगला पॉइंट इसी में है कि बच्चे से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना। और आकलन करने का दूसरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो हैं कितने पढ़े हैं उसे हम प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने के बाद पढ़ी गई सामग्री जो भी पढ़े हैं उससे प्रतिक्रिया व्यक्त कराएं, ताकि वो माइंड में अपने कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट को जो हमने दिया उस कंसेप्ट को उन्होंने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, ये चीज़ है। अगला चीज़ देखते हैं इसी में। अब क्या है कि बच्चों से उसके, ये तो हो गया, बच्चों से उनके अनुभवों को लिखवाना। फिर आकलन करने का अगला चरण क्या है कि उसके अनुभव को लिखवाना, कि कितना उन्होंने कैप्चर किया, उसके अनुभव को हम लोग क्या करें, लिखवाएं। जैसे उससे अनुभव को लिखवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने अपने माइंड में इतने चीज़ को एक्टिवेट एडॉप्ट कर लिया है। अगला, सुनी गई कहानी के बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। और हमने जो भी उसे कहानी सुनाया, जो भी उसे बात बताया, उसको बोलेंगे कि वो अपने कहानी से माध्यम Excuse से me, वो क्या boss. करेगा, You have a text अपने message. बच्चों से शब्दों से वो लिखवाना स्टार्ट करेंगे। शब्द लिखवाएंगे, उससे कहानी को ही लिखवा देंगे, ताकि वो रुचि हो जाएगा और उसका आकलन भी हो जाए। अगला इसी में देखेंगे कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। फिर उसका भाषा वो प्रयोग कैसे कैसे करता है उसका हम लोग अवलोकन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। फिर बस उस बच्चों से जो भी चित्र हम ड्रॉ किए थे उस चीज़ को फिर पूछेंगे उससे, और उसको अवसर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों का अवसर देना ये भी ज़रूरी होता है। तो ये भाषा आकलन का सब चीज़ क्या है, ये निम्न चीज़ होता है। अब देखिए, भाषा आकलन हम अभी पढ़े, उसमें अब पढ़ेंगे कि जितने भी वो चीज़ सीखा उसके लिए एक फाइल होता है जिसको हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो ये पूछता है। तो पोर्टफोलियो होता क्या है जानते हैं? तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों के संग्रह का कलेक्शन होता है। देखिए संग्रह लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देता है। बच्चे का रिपोर्ट की उसने किस में किस विभाग में, या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, खेल में, क्रीड़ा में, किचन में या हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या वो किया, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसका फादर्स का नाम, क्लास, टोटल चीज़ के लिए क्या होती है, फाइल होती है, माने उसका डेटा होता है जिसको हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। वो निश्चित अवधि में क्या क्या पढ़ के गया वो प्रेजेंट रहता है। स्कूल में भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह लेते हैं, उसको हम लोग पोर्टफोलियो ही कहते हैं। पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे पोर्टफोलियो से। देखिए इसमें दिया है पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से क्या क्या मिलता है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे व्यक्तिगत, किस परिवार से आता है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। ये किससे मिलता है? पोर्टफोलियो से मिलता है। मतलब किस कास्ट से आता है, कहाँ से आता है, कौन से भाषा से आता है, उसके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ का कल्चर कैसा है जहाँ वो रहता है, क्या पढ़ा है, उसका व्यक्तिगत संबंध कैसा है, उसका पारिवारिक संबंध कैसा है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है
वो पोर्टफोलियो फाइल में इंक्लूड रहती हैं। अगला देखेंगे, बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने के उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो, और जितना ही हमको नाम वगैरह पता रहेगा तो उसका मूल्यांकन करना हमें आसान रहेगा, आसानी से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। अगला पॉइंट इसी में देखेंगे कि इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। यानी केवल उसकी उपलब्धि को, प्रगति को रखेंगे, देखिए उसकी कमियों को भी रखेंगे, यानी उसका सारा रिकॉर्ड, चाहे वो सही रिकॉर्ड हो चाहे वो गलत रिकॉर्ड हो, सारा रिकॉर्ड हम रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट इसमें है कि पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, अभी बताए, सामाजिक, सांस्कृतिक, जितनी भी जानकारी होती है पोर्टफोलियो से ये मिलती है। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे इससे कि क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? बच्चों से मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो पहला है शब्द परवाना, दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, चौथा है सुने हुए को दोहराने के लिए। देखिए इसमें जहाँ दोहराने की बात आई, रीरूट वाला जहाँ बात जहाँ पे आया वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसको याद रखेंगे, दोहराना। शब्द परवाने से उतना कुछ भी वो एक्टिव बच्चा आकलन नहीं होगा। फिर करें प्रश्नों के उत्तर पूछने, इससे भी वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाएगा। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट उठा लिए, चाहे वो पर्यावरण का, हिंदी का, कुछ भी हो, विभिन्न संदर्भ में अगर उससे हम बात करेंगे तो लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार उसका हम आकलन करते रहेंगे। तो राइट आंसर हमारा जो होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन सेम था, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया, चेंज कर दिया, ऑप्शन चेंज कर दिया। तो देखेंगे इसको कि भाषा में सतत व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? वर्तनी या शुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, ऑप्शन दिया है, भाषा के मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग की गई क्षमता का आकलन, और पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। इसमें क्या करेंगे, भाषा और सतत में व्यापक आकलन के उद्देश्य में क्या करना पड़ेगा? देखिए व्याकरण तो पढ़ता नहीं है बच्चा, इसको नहीं ध्यान देंगे, और मौखिक और लिखित में प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन से भी हम नहीं समझ सकते हैं, और वर्तनी के अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का भी आकलन करके सिर्फ हम कुछ नहीं जान सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो थर्ड होगा कि भाषा के मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग की क्षमता का आकलन करेगी, वो कितने सीख पाया, कैसे लिख पाता है, कैसे उसको बोल पाता है। तो इससे उद्देश्य ये होता है। अगला देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? फिर पूछा है, आप ध्यान देंगे, नहीं है क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं है पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना है। सही अर्थ ग्रहण करना, तो ये तो पॉजिटिव टैग होता है, ये सही है। अगला देखते हैं, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये भी क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि मानवीय मूल्यों का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। देखिए मानवीय मूल्यों के विकास के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, भाषा शिक्षा में ये कोई ज़रूरी नहीं है, या अलंकारिक, ये तो हो जाएगा, मानवीय मूल्य का विकास करने के लिए तो होता ही है। ये भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना कोई ज़रूरत ये नहीं होता है। तो हमारा थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, यानी टाइप ऑफ टीएलएम को देखते हैं। टाइप ऑफ टीएलएम क्या है? शिक्षा अधिगम सामग्री के प्रकार देखेंगे क्या है। देखिए कई तरह के होते हैं ये शिक्षा अधिगम। सबसे पहला देखेंगे श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल। सबसे पहला क्या है, श्रव्य मतलब सुनना, सुन के सहायक सामग्री। इसमें क्या कहते हैं, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर भाषा को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र इत्यादि है। देखिएगा फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों चीज श्रव्य सहायक सामग्री, यानी जिससे बच्चे सुन के क्या करते हैं, सुनकर किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं श्रव्य सहायक सामग्री। जैसे रेडियो हो गया, पहले हुआ करता था, टेप हो गया, रिकॉर्डर हो गया, फिर हमारा ग्रामोफोन हो गया, चलचित्र यानी टीवी, चलचित्र बोलते हैं टीवी को, तो चलचित्र यानी हो गया ये श्रव्य सहायक सामग्री है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दृश्य सहायक सामग्री, 4 होंगे इसमें। दृश्य सहायक विजुअल लर्निंग मटेरियल, इस प्रकार की सामग्री को बच्चे देखकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लानिंग बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि। अब ये देखिए जितने इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दृश्य सामग्री। इससे क्वेश्चन एकदम जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या क्या आएगा, तो श्यामपट्ट माने इसमें बच्चा क्या करेगा, दृश्य नाम से ही आप पहचान सकते हैं। दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, यानी जिसमें बच्चा देख के किसी भी चीज़ को सीखे, उसको हम लोग दृश्य सहायक सामग्री कहेंगे। तो इसमें श्यामपट्ट पे वो क्या करेगा, देखेगा, बुलेटिन बोर्ड पे देखेगा, ग्लोब चित्र पे, रेखा चित्र, मॉडल पोस्टर, स्लाइड, फ्लेम से स्ट्रिप, ये जितने भी चीज़ें होती हैं दृश्य सामग्री होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, और ये फ्लैनल बोर्ड है, फ्लेम स्ट्रिप है, ये देख सकते हैं फिगर से आप। इसमें देखिए अगला होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो सामग्री कौन कौन है उसको देखते हैं। देखिए इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर भाषा ज्ञान को अर्जित करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं ना, सुनकर और देखकर दोनों से देख क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, मोबाइल, जैसे उसमें देखते हैं वीडियो भी, जैसे आप ही मोबाइल को देख रहा है तो श्रव्य दृश्य हमें देख रहे हैं, फिर सुन भी रहे हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया। दोनों चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको क्लास ले रहा हूँ। टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक इत्यादि ये जितने होते हैं सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये श्रव्य संसाधन होते हैं, श्रव्य दृश्य संसाधन होते हैं। यहाँ पे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नाटक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अभी क्या बताया आपको, श्रव्य दृश्य सामग्री ये है। देखिए नाटक ये हो गया कठपुतली का, कठपुतली यहाँ पे क्या कर रही है, नाच रही है, ये नाटक हो गया। अगला इसमें देखेंगे, अब क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में आवश्यक होने के नाते ये कोई ज़रूरत नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये भी जरूरत नहीं है। शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए ये भी जरूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं शिक्षक के लिए तो ये होती नहीं है शिक्षण में। Excuse me, boss. वो You have a होती है text message. विशिष्ट अधिगम परिस्थिति के निर्माण के लिए, ताकि वो स्पेशल चीज़ को सीख पाए। अब इसमें देखेंगे अगला त्रिभाषिक या बहुभाषिक जो होता है उसको क्या बोलेंगे, तो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है, यानी त्रिभाषिक की वकालत करता है। बहुभाषा भी हम पढ़ रहे थे, तो बहुभाषा जो होता है मुख्य रूप से 3 भाषाओं का ये वकालत करता है, मतलब उसको मानता है। एक होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हमारा मातृभाषा जो होता है, त्रिभाषा इसको सूत्र बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है कि त्रिभाषा सूत्र कौन सा है। स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा, इसमें क्या क्या पढ़ाई जाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला मातृभाषा हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। तो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें सबसे पहला है। देखिए सबसे पहला तो हिंदी है, उसके बाद से मातृभाषा, उसके बाद से इंग्लिश है। तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं, दिया है। क्या क्या दिया है, हिंदी दिया, अंग्रेजी दिया, विदेशी दिया है, मातृभाषा क्षेत्रीय दिया, मातृभाषा हिंदी दिया है। तो हमारा जो होगा इसका राइट आंसर विभिन्न त्रिभाषा के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह नहीं तो मातृभाषा होना चाहिए और नहीं तो वो क्षेत्रीय होना चाहिए।
नहीं तो मातृभाषा होना, नहीं तो वो क्षेत्रीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का है कि पद गद्य नाटक हमारी डैश डैश संवेदना को प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सब भाषिक सौंदर्यात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक भौतिक। सांस्कृतिक और साहित्यिक जो होता है उसको क्या करते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक संवेदना को और साहित्यिक हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को क्या करते हैं, ये समृद्ध करते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन ही मिलेंगे ज़्यादा। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं वातावरण निर्मित करती है, उन्हें अभ्यास प्रश्न उन्हें 4 चीज़ें दिया है भरने के लिए, उनसे गहराई से डैश डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश डैश का मौका देती है। क्या चीज़ का, जानने जूझने और जोड़ने का, परखने जूझने और तालमेल का, जानने परखने और जोड़ने का, परखने जोड़ने और तालमेल का। तो देखिए उसे निर्मित करती है अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, ठीक है, फिर परखने और जोड़ने, तीनों चीज़ का ये क्या करती है, मौका देती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन इसमें 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 में एक चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर, ब्लड और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर है, ये है। तो रक्त और हमारा शरीर में उसको शामिल करने के पीछे आखिर क्या चीज़ है, क्या मतलब है। तो देखिए इसमें कह रहा है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा में विभिन्न रंगतें, विज्ञान संबंधी शब्दावली, विश्व की विभिन्न भाषा। देखिए रक्त हमारा समीर है, तो विज्ञान संबंधी शब्दावली को तो जानने के लिए विज्ञान में तो रक्त है ही, लेकिन इसमें हमारा जो ये राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो विश्व की विभिन्न भाषाओं को जानने के लिए उसको ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछ दिया। फिर इसको ध्यान से देखेंगे सॉरी, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषिक और स्कूली भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों करते हुए दोहरा देना। सबसे पहले मैं बताया कि दोहराने की बात जहाँ आई वो नेगेटिव टैग वर्ड, ये छोड़ दीजिए। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, इसमें नहीं पूछा है। और फिर करा चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति के माध्यम से बनाना, ये ठीक है, संदर्भ के अनुसार ठीक है। और बच्चों को विस्तार देना, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए हमारा नहीं पूछा है कि सुनी गई बातों को ज्यों का तो त्यों दोहरा देना, ये नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 22 होगा इसमें। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, नहीं, ये तो गलत बात है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरियस स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। आने से पहले ये बोझ रहा है, समर्थ तो होते हैं, वो समुचित उपयोग नहीं कर पाते लेकिन समर्थ होते हैं। और भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था के कोरियस लेटर। देखिए भाषा के कौशल पर अधिकार तो रखेंगे ही, चारों कौशल पे बोलना लिखना सुनना पढ़ना उससे तो आएगा ही। विद्यालय आने से सॉरी पूछा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। नियमबद्ध उससे पता ही नहीं आएंगे, कोरियस लेटर ये भी पता नहीं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ वो नहीं होते हैं। 1 मिनट, बच्चे विद्यालय आने से पहले ये पूछा हुआ है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर अधिकार रखते हैं, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था जैसे वो बोलेंगे कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा इसका राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा दूसरा, राइट ऑप्शन दूसरा होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अधिगम क्षमता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिगम अक्षमता,
अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको देखते हैं। अधिगम अक्षमता, देखिए डिसलेक्सिया, सबसे पहला है डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होता है उसको हम लोग डिसलेक्सिया, यहाँ से पॉइंट आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर पूछेंगे। अगला टॉपिक यही है अधिगम क्षमता में डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित है, जिसे पढ़ने में दिक्कत होता है उसको डिसलेक्सिया बोलेंगे, फिगर में आप देख सकते हैं। अगला इसमें देखेंगे डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना, लिखने से संबंधित कठिनाई जो होता है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। अगला होता है कैलकुलिया है, ये गणितीय गणना से संबंधित है। कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, इसे आप याद कर सकते हैं। ग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब लिखना, इसे आप याद कर सकते हैं कि ये लिखने से दिक्कत है। और डिसकैलकुलिया गणितीय से होता है। इसमें देखिए डिसमोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है किसी के बीच में, जैसे मोर को वो मुर्गा बोलने लगे, मुर्गा को मोर बोलने लगे तो भ्रम हो गया, तो इसको डिसमोर्फिया कहेंगे। अब इसमें देखिए डिस्थेमिया होता है, एक डिस्थेमिया होता है, वो तनाव से संबंधित होता है, यानी मानसिक तनाव से वो संबंधित होता है, ये अधिगम का विकार है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया कि डिसग्राफिया को प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप में से किसमें कठिनाई होती है, लिखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में। अभी मैंने बताया डिसग्राफिया जब आ जाएगा तो किसको बोलेंगे, डिसग्राफिया किससे रिलेटेड था, देखिए वो लिखने से रिलेटेड था डिसग्राफिया, तो ये लिखने से क्या होता है, रिलेटेड होता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर वाला ही हो जाएगा, लिखने से वाला ही हो जाएगा, राइट आंसर लिखने से होता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अभिव्यक्ति का साधन जो है वो क्या क्या है ये जान लेंगे। अभिव्यक्ति का साधन सामाजिक ये मतलब ये अभी हम लोग जो बोले अधिगम वाले, ये किस में हेल्प करता है, तो अभिव्यक्ति के साधन में, सामाजिक संबंध स्थापित करने में, भाषा का मानव विकास का मूलाधार है, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, भाषा का मानव सभ्यता में और संस्कृति पर ये क्या करता है, असर डालता है, पहचान कराता है, इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनईपी 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड, इसको छोड़ देंगे, सीमित तो होगा नहीं। भाषा शिक्षा एक प्रकार से अन्य विषय की कक्षा में भी मौजूद होता है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, ये भी जरूरत नहीं है। भाषा शिक्षा एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये सही है, ये कहते हैं। 25 है कि एक सांस्कृतिक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्वपूर्ण देंगे। बच्चों के भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक अवसर दे, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक बालक के प्रति समझाना, ये जरूरत नहीं है। बच्चों के व्याकरण को सिखाना, ये भी जरूरत नहीं है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ये भी जरूरत नहीं है। ये इस पे देंगे, बच्चों की भाषा प्रयोग अधिक से अधिक का अवसर देंगे, अवसर आगे यहाँ पे टैग वर्ड है, जितना अवसर देंगे वो क्या करेगा, बच्चा एक्टिव होगा और रुचिकर करके किसी चीज़ को वो पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, लिपि के परिचय से, बाराखरी से, वर्णमाला से और संयुक्त अक्षर की पहचान से। तो देखिए लिपि से तो नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान से, संयुक्त अक्षरों की पहचान से, देखिए ये अगर नहीं रहेगा, वर्णमाला की ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति प्रति निरपेक्ष है, ये नहीं है। बड़ों का समर्थक भाषा विकास की गति तीव्र कर सकता है, ये भी कोई जो नहीं। प्रारंभिक भाषाई परिवेश समिति भाषा विकास, देखिए लास्ट ऑप्शन हमारा जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि बाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना काफ़ी तेज बोलती रहती है। बाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना काफ़ी तेज से बदलती रहती है। गौड़ होता है कि स्थिर होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। देखिए बोलते रहते हैं तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अगला देखेंगे 29, भाषा सभी विषयों में, अध्यायों में है, प्रारंभ में है, पढ़ने में। तो भाषा जो होता है ना ही पढ़ने के लिए, प्रारंभ के लिए, अध्याय में, भाषा केंद्र में होता है सब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी
अंग भी है। सभ्यता एवं संस्कृति का, संस्कृति साहित्य का, संस्कृति चुनौती का, सभ्यता संस्कृति का, सभ्यता साहित्य का। तो सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, एक अभिन्न अंग भी है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। माने एक टीचर के हैसियत से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन मतलब अच्छा लेखन क्या है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपने का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्रलेख करना। ये तो नहीं होगा। मेरे सपनों पर भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना, छुट्टियां कैसे मनाई इस पर अनुच्छेद लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। देखिए वो छुट्टियां कैसे मनाई इस पर अनुच्छेद लिखना, ये भी उतना नहीं होगा। मेरे सपनों का भारत पर विषय, ये भी उतना सटीक नहीं होगा। और पाठ्य पुस्तक से तो होगा ही नहीं। इसमें हमारा जो देखें किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, वो क्या होगा, वो सही होगा कि जो जो वो देखा है उस चीज़ को वो लिखेगा, अभिव्यक्त करेगा कि हाँ ये चीज़ें है। तो ये सही होगा, राइट ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन देखें, केवल क्वेश्चन ही बचा हुआ है इसमें, थ्योरी ज़्यादा था नहीं, थ्योरी में करा चुका हूँ। अगला देखेंगे कि पहली कक्षा में डैश डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। एक सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। देखिए पहली कक्षा का बच्चा जो होगा वो वाक्य तो जल्दी लिखेगा नहीं, शब्द लिखना भी उसे नहीं आता है, अक्षर बनाना भी उसे नहीं आएगा ज़्यादा। उसे चित्र बनाना भी क्या होता है, चित्र बनाना भी वो लिखने के अंतर्गत ही आता है अगर वो प्राइमरी पहली कक्षा के बच्चा है तो चित्र बनाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे पूछा है। सरल जानकारी, ये कोई नहीं होगा। छोटी रचना, ये भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। रोचक विषय वस्तु, तो रोचक विषय वस्तु क्या समझता है जब वो बाल ही साहित्य है, छोटा सा बच्चा है। तो रंगीन चित्र, हाँ रंगीन चित्र उसके लिए काफ़ी आधार होगा। रंगीन चित्र के माध्यम से उसको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो रंगीन चित्र यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। लगभग 52 या 56 के करीब में क्वेश्चन आपके होंगे। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ के अंत में दिए गए समस्त अभ्यासा के करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं का स्पष्ट करने, पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदुओं का स्पष्ट करने, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। ये किस पे देता है, तो देखिए व्याकरण जब भी बल देगा वो क्या देगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं का, पाठ के अंत में पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने। परिभाषा बताना तो होगा नहीं, एक नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण में बालक मौखिक कौशल के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। मौखिक यानी पूछने वाला, किसी विषय पर चर्चा, बच्चों की बात धैर्य सुनना, अपनी बातें कहने का पूरा मौका देना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो विषय पर चर्चा करना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, ये भी सही है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी सही है। लेकिन किसी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये क्या है, ये कम महत्वपूर्ण है। लिस्ट पूछा है, कम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या क्या है। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल्य साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। तो देखिए उसके लिए सबसे जो ये है वो है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पठन क्षमता की आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा कक्षा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे।
शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलती न करें। जी, इससे तो त्रुटियाँ उसकी दूर होगी नहीं। उनकी त्रुटि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, उसकी त्रुटियाँ दूर नहीं होगी। हाँ, उसके शब्द को सही रूप लिखेंगे, उसको बताएंगे, फिर अवलोकन करेंगे, फिर अवसर देंगे। अवसर यहाँ पे आ गया टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये, इसको आँख मूंद के सही कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। मतलब उसमें जो चित्र दिया गया रहता है उसका वाकई में उद्देश्य क्या होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का ये तो ज़रूरत नहीं है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में क्या करता है, सहायता करता है। जो चीज़ें नहीं रहती है उसको वो देख के वो समझ सकता है, इसके लिए चित्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 39 कह रहा है कि आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने किस पद्धति का समर्थन करेंगे। यानी उच्च का होगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लिखने का कार्य करते हैं। केवल लिखने का कार्य करेंगे तो ये तो होगा नहीं। जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले, जिसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़े, ये तो और गलत है। जिसमें बच्चे, अब ऑप्शन 2 बचा, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले और जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो समर्थन सबसे ज़्यादा किस करेंगे, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिलेगा, अपने विचारों को रखेगा। तो जितना ही विचारों को रखेगा वो क्या करेगा, भाषा को सीखेगा। अवसर टैग वर्ड है, ये सही है। तो बहुत आदमी अवसर टैग वर्ड देख के क्या करेंगे, इसको टिक मार देंगे। तो जिसमें बच्चा केवल बोलने का अवसर मिलेगा तो क्या हम समर्थन उससे करेंगे, हिंदी भाषा को वो सीख पाएगा। जिसमें बच्चे परस्पर क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे उससे, सॉरी यही ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर यही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सुधार के नाम की जाने वाली टिप्पणियों के निरर्थक अभ्यास में बच्चों की अरुचि उत्पन्न हो सकती है। असत्य पूछा हुआ है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषाओं संकल्पनाओं विद्यालयों में प्रचलित भाषा विरोधाभास से ही। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं। कौन सा कथन असत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश सहज और स्वतः रूप से और सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी का निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये ही सही हमारा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ये PDF क्वेश्चन है। परेशान कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, केवल लघुत्तर भाषा व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तरीय प्रश्न के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका। केवल तो आएगा तो ये नहीं होगा, निबंधात्मक से नहीं होगा, केवल लघुत्तर से नहीं होगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से देखना चाहिए, ये आंसर सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों के पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। देखिए ये भी सही है, लेकिन उससे सबसे सुपर जो है वो विविध प्रकार के अवसर देना भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के उद्देश्य, भाषा की बारीकी और संदर्भ से सही रूप समझना, दूसरे के अनुभव से जोड़कर सवाल का जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, केवल तो अपोजिट वर्ड हो गया। अब प्रश्नोत्तरी भाषण मात्रा का ये भी नहीं होगा, दूसरे के अनुभवों के जोड़कर सवालों का जवाब देना, ये भी नहीं होगा। भाषा की बारीकी और संदर्भ सही रूप से समझना जरूरी होता है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किस चीज़ की भाषा को? मूल्य निर्माण को, ज्ञान निर्माण को, व्याकरण निर्माण को, आकलन निर्माण को। पूरी पाठ्यचर्या में आकलन निर्माण जो होता है, उस आकलन निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस बच्चों को प्रतिक्रिया जानना, हाँ वाह के साथ कविता बुलवाना, प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करना। ये तो होगा नहीं। हाँ वाह के साथ कविता बुलवाना ये भी नहीं होगा। किसमें श्रवण वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाँ वाह के साथ कविता लिखना। रेडियो समाचार सुनना ये हो जाएगा, श्रवण पूछा हुआ है। अगला है कि घर की भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव अलग होती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव समान होती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, सदैव अलग होती है, सदैव समान हो सकती है और सदैव टकराहट से गुजरती है। तो उसका जरूरत नहीं है। सदैव क्या होती है? सदैव समान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहा है पाठ्य पुस्तक, तो वो समाचार पत्र हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवलोकन जांच सूची शक्तिशाली लिखित परीक्षा, तो वो हो जाएगा जांच सूची। अगला देखेंगे 49, क्वेश्चन नंबर 49 है पढ़ने का परिणाम वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का प्रयास। 49 के बाद 51 पे आ जाएंगे। PDF इधर उधर हो चुका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विषय के लिए गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन नहीं हो सकते पूछना। पढ़ी गई कहानी के समय में नाट्य निरूपण, विज्ञान, पोस्टर, साइनबोर्ड, भाषा का उपयोग का विश्लेषण करना। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। 52 है कि बच्चों के भाषिक प्रयोग में होने वाले त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया की एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा में अज्ञानता। त्रुटियों बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। बच्चों में भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है पूछ रहा है। तो त्रुटि तो सीखने का है, त्रुटि का अर्थ भाषा अज्ञानता, त्रुटि का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियों बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, ये भी ठीक है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ये पहला ही नहीं होगा। और इसके बाद से 53 देखते हैं। बच्चे स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की में होनी चाहिए अलगाव, जुड़ाव, समरूपता, समरूपता होना चाहिए। समरूपता में पड़ोस की भाषा घर एवं पड़ोस की जुड़ाव, समरूपता, समरसता होनी चाहिए। समरसता होनी चाहिए। 54 है क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कौन सा कथन सही है? भाषा केवल कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। भाषा शिक्षा एक प्रकार से यानी 20 कक्षाओं में मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही सीखते हैं और ये पढ़ने पर बल नहीं देते, गलत है। केवल इसी में आके नहीं सीखेंगे, ये है भाषा शिक्षा की प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। 55 क्वेश्चन नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान,
कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, ये हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप ये आपके पेडागोजी के हिंदी पेडागोजी के मैराथन क्लासेस टोटल कंप्लीट हुए हैं और इसमें 55 क्वेश्चन टॉपिक और 55 क्वेश्चन आंसर भी थे जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। और आई होप आप बताइएगा कि ये आपको सेशन कैसा लगा। और डेली आपके फिर 6 दिसंबर को फिर आपकी क्लासेज CDP का 3 क्लास में मैं कवर करूँगा, NEP और RT और NCF को फॉलो करके। तो इससे सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए एक एक घंटे का 3 दिन का क्लास होगा, 3 घंटा में वो ख़त्म होगा। मैराथन ही चलेगा इसके बाद से 6, 7, 8 को, 5 को आपका ये हिंदी का खोल रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। सेशन अगर अच्छा लगा होगा, इसमें टॉपिक समझ में आया होगा, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया हूँ कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँ और इंक्लूड भी किया हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मेरा काम आपको पसंद आया, मैंने जो आपको बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा, बाकी उससे कुछ होता नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं वो तैयारी आसानी से कर पाए। और नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें एक बार और विजिट करके क्लास को देखें और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।